सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और आपको पता है चूंकि हम डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और डायनेमिक्स चूंकि कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करता है और कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स। तो न्यूटन की जो तीनों लॉ है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया है, ये तीनों लॉ जो है न्यूटन का फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ, ये फोर्स को, ठीक है ना, डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रॉपरली। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जैसे आपने देखा वो फोर्स को डिफाइन करता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब इसी जो हम न्यूटन का सेकंड लॉ देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है ये हमें फोर्स को मेजर करने का तरीका देगा और फोर्स के यूनिट्स को डिस्कस करेगा, जो हम देखने की कोशिश करेंगे जब हम इलाबोरेट तरीके से न्यूटन के सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे और न्यूटन का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है वगैरह, ठीक है ना। तो इस चीज को देखने के लिए मैंने आपके सामने एक फिगर बनाई है। तो इस फिगर में मेरे पास दो बॉडीज है जो आप देख रहे हैं। ये स्टेटमेंट जो न्यूटन के सेकंड लॉ का है, हो सकता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन उस स्टेटमेंट तक कैसे हम पहुंचते हैं जरा देखिए। तो ये जो दो बॉडीज मेरे पास है, लेट मी सपोज ए और बी, और मैं ये भी सपोज करता हूं कि दोनों बॉडीज का मास डिफरेंट है। लेट मी सपोज ये वाली बॉडी जो है इसका मास कैपिटल एम है, इसका स्मॉल है, डिफरेंट मास है। अच्छा, तो मैं इन दो मास इनका डिफरेंट है, पूरा ध्यान रखना, मैं दोनों पर सेम फोर्स लगाता हूं। जहन में रखना, फोर्स मैंने दोनों पर सेम लगा दिया। मास डिफरेंट है, एक का मास ज्यादा है, दूसरे का मास कम है, फोर्स मैंने सेम लगा दिया। और ये फोर्स लगा दिया फॉर सेम टाइम, पूरा ध्यान। तो फोर्स भी सेम लगा दिया दोनों बॉडीज पर फॉर द सेम टाइम, ठीक है, लेकिन बॉडीज का मास डिफरेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए व्हाट विल हैपन टू देयर स्पीड्स। स्पीड सेम होगी डिफरेंट होगी? डेफिनेटली डिफरेंट होगी, है। जिस बॉडी का मास जैसे ये बॉडी का मास, लेट मी सपोज अगर इस बॉडी का मास ज्यादा है तो डेफिनेटली ये वाली स्पीड कम होगी, है। अगर इस बॉडी बी का मास कम है तो इसका स्पीड जो है वो ज्यादा होगा। तो जो स्पीड्स होंगी ये डिफरेंट होंगी। याद रखिए, मास डिफरेंट, ओके, फोर्स सेम फॉर द सेम टाइम, फोर्स सेम है लेकिन स्पीड्स डिफरेंट पैदा होंगी। तो इसका मतलब इसका रिलेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये सेम है, ये डिफरेंट पैदा हो गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊं व्हाट अबाउट देयर एक्सेलरेशन, क्योंकि इनमें डिफरेंट स्पीड पैदा हो गई तो वेलोसिटी डिफरेंट, तो जो वेलोसिटी डिफरेंट हो गई तो एक्सेलरेशन डिफरेंट। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो देखी गई है, ये बॉडीज नो डाउट दे हैव गॉट डिफरेंट मासेस, मुझे पता है और आपने भी देख लिया, लेकिन मैंने इन पर सेम फोर्स लगा दिया फॉर द सेम टाइम। इनमें डिफरेंट वेलोसिटी पैदा होगी, डिफरेंट स्पीड्स पैदा होगी, डिफरेंट एक्सेलरेशन पैदा होगी, लेकिन एक बात इनमें सेम आ जाएगी। क्या बात सेम आ जाएगी? ये देखिए, चेंज इन देयर मोमेंटम। डेफिनेटली जब आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, सो दैट फोर्स ब्रिंग्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, है। लेट अस सपोज यहाँ पर एक बॉडी जा रही है विद सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, तो आपने पीछे से धक्का दे दिया बॉडी को, डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई, उसका मोमेंटम चेंज हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा है कम, चेंज हो गया। या कोई बॉडी जा रही है इन सर्टेन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आ रहा है, बॉडी की वेलोसिटी कम होगी, मोमेंटम चेंज हो गया। सो डेफिनेटली फोर्स कैन ब्रिंग ए चेंज इन मोमेंटम। लेकिन एक बात जो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर मैंने सेम फोर्स अप्लाई किया तो सेम चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो इसका मतलब है द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, चेंज इन मोमेंटम जो आता है बॉडी में पर यूनिट टाइम, दैट विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन द अप्लाइड फोर्स। क्योंकि अप्लाइड फोर्स सेम था, चेंज इन मोमेंटम सेम आ गया। सो दैट्स व्हाई ये जो चेंज इन मोमेंटम है, दिस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अप्लाइड फोर्स। और न्यूटन का सेकंड लॉ जो है बिल्कुल यही स्टेटमेंट देता है, दैट चेंज इन मोमेंटम per unit time, that's called a rate of change of momentum. Change in momentum per unit time of a body depends directly on the applied force. बिल्कुल इस एग्जाम्पल से आपको सीधे पता चलता है कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है, फोर्स तो सेम था, मास तो डिफरेंट था, मास डिफरेंट था, वेलोसिटी डिफरेंट पैदा हो गई, स्पीड डिफरेंट पैदा हो गई, एक्सेलरेशन डिफरेंट पैदा हो गई, लेकिन सेम एक चीज आ गया दोनों में, चेंज इन मोमेंटम दोनों बॉडीज में सेम हो गया इन स्पाइट ऑफ देयर डिफरेंट मासेस। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम सेम हो गया। तो जब चेंज इन मोमेंटम सेम आ गया, सेम तो फोर्स था, तो इसलिए जो चेंज इन मोमेंटम है पर यूनिट टाइम, ये तो फिर फोर्स पर डिपेंड करता होगा, और वही न्यूटन का सेकंड लॉ बात बताता है। तो इसीलिए न्यूटन के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी।
और चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ये वर्ड याद रखना, मैंने नहीं कहा मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अप्लाइड फोर्स। इसलिए जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ये देखिए, जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट बन जाती है द चेंज इन मोमेंटम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी आप उसको बता सकते हैं, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम per unit time, per unit time of a body depends directly on the applied force, depends directly on the applied force, directly on the applied force, on the applied force। इसमें थोड़ा एडिशन और मैं करता हूं, एंड टेक्स प्लेस, यानी ये जो चेंज मोमेंटम में आ गया है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये किस डायरेक्शन में टेक प्लेस करता है, वही मैं आपको बताने की कोशिश। एंड टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस, इट का यहां मकसद है चेंज इन मोमेंटम, एंड टेक्स प्लेस, एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस, and change in momentum takes place in the direction of applied force, and change in momentum takes place in the direction of applied force, applied force। तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट बन जाती है। हो सकता है जो आपने भी देखी होगी, ठीक है ना, लेकिन इस स्टेटमेंट पर कैसे पहुंचेंगे हम, वो जो आपके सामने थोड़ी है लिटिल एग्जांपल आपने दे दी, ठीक है ना, मैंने आपके सामने रख दी, तो इससे बेटर आपको समझ में आ जाए कि बाकी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही बात बताता है। न्यूटन का सेकंड लॉ जो बात बताता है उस एग्जांपल से पूरा पता चला। और बात क्या बताता है न्यूटन का सेकंड लॉ, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम, तो इसके बदले कभी बुक्स में लिखा गया होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ऑफ ए बॉडी depends directly on the applied force, and this change in momentum takes place in the direction of applied force। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ आपने स्टेटमेंट दे दिया, तो इस स्टेटमेंट को हम दो हिस्से कर सकते हैं। एक यहां पर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम per unit time, change in momentum per unit time depends directly, शाबाश, on applied force। पहला हिस्सा तो यही है, देखिए। अब जो इसका दूसरा हिस्सा है, तो पहला हिस्सा जो है न्यूटन के सेकंड लॉ का, बिल्कुल जो आपने यहां अभी स्टेटमेंट दे दी, तो इसका पहला हिस्सा यही बात बताता है, change in momentum per unit time of a body depends directly on applied force। What does it mean? Means कि अगर आपने कुछ फोर्स लगा दिया बॉडी पर, लेट मी सपोज 10 न्यूटन का फोर्स आपने बॉडी पर लगा दिया, ठीक, इसका मोमेंटम चेंज हो गया बाय 2 यूनिट्स। एन एग्जांपल, अगर आपने फोर्स को डबल किया, लेट मी सपोज 20 न्यूटन, तो चेंज इन मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, 4 यूनिट्स बन जाएगा। दैट इज व्हाट यू मीन बाय दैट change in momentum per unit time of a body depends directly on the applied force। You double the force, the change in momentum will double। You halve the force, the change in momentum will get half as its original value, just like that। आप 3 टाइम्स मोमेंटम इस फोर्स को इंक्रीज करेंगे, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, जस्ट लाइक दैट। तो बिल्कुल सही बात है और आसान बात है जो पहले स्टेटमेंट बताता है, पहला पोर्शन स्टेटमेंट का, दैट चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अप्लाइड फोर्स। अब जो दूसरा हिस्सा इसका है वो वाला कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये किस जानिब होता है, चेंज इन मोमेंटम किस जानिब होता है, उसी जानिब जिस जानिब आपने फोर्स लगा दिया। तो सेकंड जो इसका हिस्सा है आपकी स्टेटमेंट का, जो दूसरा हिस्सा है वो ये बात बताता है, वहां देखिए, दैट द चेंज इन मोमेंटम,
the change in momentum takes place in the direction of applied force, takes place in the direction of applied force. तो इस चीज को थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या मकसद है। ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये उसी जानिब होता है जिस जानिब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, सही। इसके लिए मान लेता हूं मैं कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है ना, अभी वो खुद चल रही है, हमने उस पर अभी अपना कोई फोर्स वगैरह नहीं है, कोई गाड़ी चल रही है जो इस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में, जस्ट लाइक दैट, ओके। तो अगर मैं इसको पीछे से धक्का दे दूं तो डेफिनेटली इसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। तो वो जो चेंज मोमेंटम में होगा वो उसी जानिब होगा जिस जानिब मैंने फोर्स लगा दिया, यानी इंक्रीज इन मोमेंटम जिस जानिब हो गया, क्योंकि उसी जानिब फोर्स आ गया तो चेंज इन मोमेंटम फोर्स की डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, अगर ये गाड़ी इस जानिब जा रही है विद सर्टेन मोमेंटम, अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ गया तो इस डेफिनेटली इसका मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में आ गया, तो वो जो चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में आ गया वो फोर्स की डायरेक्शन में ही है, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, चेंज इन मोमेंटम भी अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, दैट्स व्हाई मोमेंटम डिक्रीज हो गया। तो सीधी बात है कि ये जो चेंज फोर्स जब आप किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो जो फोर्स की वजह से बॉडी का मोमेंटम जो चेंज होता है, that change in momentum of the body takes place in the direction of the applied force। तो ये दूसरा हिस्सा है न्यूटन का सेकंड लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा। तो कंक्लूड करते हैं जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसका स्टेटमेंट जो हमने अभी लिखा है वो यही बात बताता है, that time rate of change of momentum of a body और change in momentum of a body, ये change वर्ड याद रखिए आप, ऐसा मत कीजिए that momentum of a body, the change in momentum of a body per unit time depends directly on the applied force and this change in momentum takes place in the direction of applied force। तो इस चीज को हम थोड़ा मैथमेटिकली देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली कैसे देखेंगे इस चीज को, जरा देखिए न्यूटन के सेकंड लॉ का मैथमेटिकल अप्रोच क्या है। मैं मानता हूं कोई गाड़ी है हैविंग मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक, बॉडी का मोमेंटम जो है दैट इज mv एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं एडिशनल किया, कोई बॉडी जा रही है विद दिस मोमेंटम हैविंग मास m एंड वेलोसिटी v, सही बात है। तो इसके बाद चलो हम मानते हैं कि हमने बॉडी पर कुछ फोर्स लगा दिया फॉर सर्टेन टाइम एंड लेट मी सपोज आई अप्लाइड फोर्स f फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम del t, ओके। अब जब बॉडी पर, इस बॉडी पर जिसका ये मोमेंटम है एट एनी टाइम, जब मैंने इस पर फोर्स लगा दिया, चलो एफ फोर्स लगा दिया फॉर टाइम del t, ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल टाइम del t, क्या होगा, ये जो फोर्स है दिस विल ब्रिंग ए चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब है ये जो बॉडी का मोमेंटम है ये चेंज हो जाएगा। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी दैट इज del p विल बी इक्वल टू del टाइम्स, del मींस चेंज इज मोमेंटम। अब चूंकि मोमेंटम mv है सो दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज चेंज इन mv, सीधी बात है। सो चेंज इन मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है ना। अब मास हम मानते हैं बॉडी का कांस्टेंट है, ठीक है, हालांकि विद द स्पीड मास भी चेंज होता है जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है, बट दैट हैपेंस व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि जनरली जो अर्थ पर स्पीड होती है वो किसी भी तरीके से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसलिए जनरली हम मानते हैं कि चलते चलते बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है। तो जब बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है सो ये जो चेंज इन मोमेंटम आता है दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सो दैट इज व्हाई ये जो डेल है ये मैं v के साथ लेता हूं, ये देखिए, सही बात है। सो आई विल बी कॉलिंग दिस इक्वेशन 1। तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो आपने अभी पढ़ा है वो क्या बात बताता है, ये देखिए उसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या है। तो स्टेटमेंट आपने ये दे दी, ठीक है, वो ये बात बताता है चेंज इन मोमेंटम del p डिवाइडेड बाय टाइम, यानी ये चेंज इन मोमेंटम कितनी टाइम में आ गई, सही बात है। सो चेंज इन मोमेंटम, लाइव को आप पर पढ़ते हैं, सो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Now, this depends directly on the applied force. Now, this is mathematically कैसे आप न्यूटन के सेकंड लॉ को
ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम मींस चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अप्लाइड फोर्स, जो कि अभी आपने स्टेटमेंट दे दी। और एफ इक्वल्स ठीक है कांस्टेंट टाइम्स प्रोपोर्शनलिटी खत्म है डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी, ये देखिए आप है? अब जो कांस्टेंट यहां आता है, अगर हम यूनिट्स ऐसे चूज करेंगे, हम यूनिट्स ऐसे चूज करेंगे कि ये जो कांस्टेंट है के इसका वैल्यू 1 लेंगे, सो एफ जो है ये बन जाएगा डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी। ओके, so Newton's second law mathematically F equals, if we choose units in such a way that k becomes 1, so F is del P divided by del T, or F equals तो अभी इक्वेशन 1 आप देखते हैं, so del P के बदले में लिख सकता हूं m times del V, it is m times del V divided by del T। देखिए आप, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हो सकता है आपने किसी और तरीके से देखा होगा 9th में, जस्ट लाइक दैट, उस तरीके पर हम पहुंचने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकली। सो एफ इक्वल्स एम, ये जो है डेल वी, ये डेल टी इसी के साथ डिवाइड लेते हैं। ओके, सो एफ इक्वल्स द फोर्स ऑफ बॉडी इक्वल्स एम टाइम्स, सो इस चीज को अगर आप देखेंगे, इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, del v by del t, change in velocity by change in time, that is change in velocity per unit time, and that is acceleration. So that is acceleration which is represented by A. I will be calling it equation A. तो ये इक्वेशन आपने देखी होगी, हो सकता है 9th में, और कभी कभी आप न्यूटन के सेकंड लॉ को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ ये बात बताता है कि एक बॉडी पर जो फोर्स होता है दैट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय दैट वेरी फोर्स। ठीक है ना, तो सीधी बात है, ये जो स्टेटमेंट न्यूटन के सेकंड लॉ की है, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट वही से निकली जो आपने स्टेटमेंट दे दी न्यूटन के सेकंड लॉ को। सो न्यूटन का सेकंड लॉ फाइनली मैथमेटिकली पहुंच जाता है दैट फोर्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। और ये जो इक्वेशन आपके सामने है, जैसे आपको पता होगा, मैंने कहा कि न्यूटन के तीनों लॉ जो है ये फोर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आपने देखा न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डेफिनेशन देता है, ठीक है ना, और न्यूटन का सेकंड लॉ जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको न्यूटन का सेकंड लॉ हमें फोर्स को मेजर करने का तरीका देता है। और ये जो इक्वेशन है आपके सामने है, ये जनरली हम यूज करते हैं जब भी किसी जगह हम फोर्स को मापने की कोशिश करते हैं, हम इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। वी टेक द मास ऑफ द बॉडी, वी टेक एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, वी ठीक है ना, मल्टीप्लाई देम, और हमें मिलता है कि उस बॉडी पर कितना फोर्स होगा। सो दैट इज न्यूटन का सेकंड लॉ। इसीलिए हमने बता दिया कि ये फोर्स को मेजर करने का तरीका एक्चुअली आपको देता है, दैट फोर्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ओके, तो इसके बाद हम आगे जाएंगे। एक तो आपको ये इक्वेशन जो न्यूटन के सेकंड लॉ की है, एक तो आपको ये फोर्स को मेजर करने का तरीका बताता है कि फोर्स को आप कैसे मेजर करेंगे। दूसरा, जो फोर्स की यूनिट्स है, चाहे वो एब्सोल्यूट यूनिट्स है या ग्रेविटेशनल यूनिट्स, जिनको आप प्रैक्टिकल यूनिट्स भी बोलते हैं, चाहे वो है, तो उनका डेफिनेशन वगैरह यहीं से मिलता है, जस्ट लाइक दैट। सो दैट इज न्यूटन का सेकंड लॉ, एक फोर्स को मेजर करने का तरीका देता है और फोर्स की यूनिट्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है। तो वो हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको डिफरेंशियल नोटेशन में बताता हूं, डिफरेंशियल नोटेशन में न्यूटन का सेकंड लॉ अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, हालांकि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन डिफरेंशियल नोटेशन में हम न्यूटन के सेकंड लॉ को कैसे दिखाएंगे, जरा देखिए। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन डिफरेंशियल नोटेशन, ये चीज आपने अभी देखी मैथमेटिकली, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। अभी आपने देख लिया इस चीज को, जहां से ये इक्वेशन मिली है, ठीक है। सो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, दिस इज चेंज इन टाइम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन अप्लाइड फोर्स। ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ है। और F इक्वल्स k टाइम्स, अब मैं k नहीं लिखूंगा क्योंकि हम यूनिट चूज करेंगे ऐसे कि k बाहर आ जाएगा, इक्वल्स del p divided by del t। Now if this time limit is approaching 0, very small, if I take F equals limit del p divided by del t, limit del t tends to 0। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी है, तो सीधी बात है, आप इस चीज को ऐसे देखेंगे दैट F इक्वल्स, फिर जब आप लिमिट इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर डेल के बदले हम d लिखते हैं, d by dt ऑफ p।
तो कभी कभी हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऐसे भी लिखते हैं मैथमेटिकली जस्ट लाइक दैट। तो कभी न्यूटन का सेकंड लॉ होगा एफ इज में, कभी ये इस सूरत में लिखा गया होगा डेल पी बाई डेल टी। इफ लिमिट ऑफ टाइम अप्रोचेस जीरो, ठीक है ना, फिर आप डिफरेंशियल नोटेशन में न्यूटन के सेकंड लॉ को ऐसे भी दिखा सकते हैं दैट फोर्स इज गिवन बाय डी बाई डी टी, डिफरेंशियल ऑपरेटर, रेट ऑफ चेंज और डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे मोमेंटम को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू गेट फोर्स, तो वहां से भी आपको फोर्स मिलता है। और इस चीज को आप ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि डी बाई डी टी जो है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो आप पढ़ते हैं दैट न्यूटन का सेकंड लॉ ऐसे भी डिस्कस करते हैं दैट फोर्स ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टाइम, क्या हाउ मोमेंटम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टाइम, दैट इज आल्सो वो भी फोर्स के बराबर होता है। तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को। अगर टाइम लिमिट अप्रोच करता है जीरो को, फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर के जरिए से डिफरेंशियल नोटेशन में आप न्यूटन के सेकंड लॉ को ऐसे भी बता सकते हैं, जो कि आगे मुझे ये जरूरत पड़ेगा उस वक्त आप नहीं बता देना ये इक्वेशन कहां से आई है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हम ऐसे भी लिखते हैं डी बाई डी टी ऑफ पी। तो डी बाई डी टी ऑफ पी जो है इसको आप पढ़ सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज मोमेंटम पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अप्लाइड फोर्स। तो ये भी एक तरीका दिखाने का है न्यूटन का second law in differential notation. So this is all about Newton's second.